जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको बताएंगे आज बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर के दूसरा पेपर होने वाला है जेनेटिक्स का। इससे पहले मैंने एग्रोनॉमी का पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए गए। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंसे हैं, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी एग्रोनॉमी की। चलो शुरुआत करते हैं। हम जेनेटिक्स के मोस्ट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। ये वीडियो आप देख लें, ज़्यादा क्वेश्चन मिले। जैसे कि ग्रेगल जॉन मेंडल का जन्म कब हुआ था? 1822 ईस्वी को। इसका पहला आंसर सही है, 1822 को हुआ था ग्रेगल जॉन मेंडल का जन्म। देखो इसमें बी नंबर 1884 को क्या हुआ? ग्रेगल जॉन मेंडल की जो मृत्यु हुई थी ना, ये 1884 ईस्वी को हुई थी। ग्रेगल जॉन मेंडल की मृत्यु 1856 क्या है? देखो, मेंडल ने अपने प्रयोग मटर पे करे थे। उस मटर का नाम क्या था? पाइसम सटाइवम। तो वो मेंडल के जो प्रयोग छापे गए थे 1856 ईस्वी से छापे गए थे। समझ गए दोस्तों? 1856 से छापे गए थे। समझ गए दोस्तों? और ये 1909 में क्या है? मेंडल के नियमों की पुनः जो खोज की थी, ये 1900 ईस्वी में की थी। किसने की थी? 3 वैज्ञानिकों ने की थी, कार्ल लॉरेंस हॉलैंड और टी सरमैक ने की थी। अभी हम आपको आगे बताते हैं। जैसे कि दूसरे नंबर पे आ जाइए। मेंडल के प्रयोग किस भाषा में छापे गए थे? किस भाषा में छापे गए थे? मेंडल के प्रयोग जर्मन भाषा में छापे गए थे। इसका पहला आंसर सही है, जर्मन भाषा में छापे गए थे। मैं आपको बताता हूँ जर्मन भाषा में कौन सी हिस्ट्री, ब्राउन की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में ये प्रयोग छापे गए थे। वहीं पे ये सिलेक्ट कर दिए गए थे। समझ गए दोस्तों? अब आ जाइए तीसरे नंबर पर। मक्का के पौधे पर किस वैज्ञानिक कार्य किया था? देखो, जैसे मेंडल ने मटर के पौधे पर कार्य किया था ना, ऐसे ही मक्का के पौधे पर एक वैज्ञानिक कार्य किया था। उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? देखो, कार्ल लॉरेंस। बी नंबर इसका सही है, कार्ल लॉरेंस नाम था उस वैज्ञानिक का। समझ गए दोस्तों? ये कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे। इन्होंने मक्का पर कार्य किया था। कार्ल लॉरेंस ने इन्होंने मक्का पर कार्य किया था। समझ गए दोस्तों? ये टी सरमैक कौन है? ये टी सरमैक है। ये कहाँ के थे? ये जो टी सरमैक है ना, ये एस्ट्रिया के थे। समझ गए दोस्तों? और ये हुगो डिवरीज हैं। ये हुगो डिवरीज जो है, ये हॉलैंड के। इन्होंने किस पौधे पर कार्य किया था? इन्होंने किया था शांत प्रिमिज पौधे पर कार्य किया था। इसका वनस्पति नाम क्या है? ओनोथेरा लेमेरिकाना था। समझ गए दोस्तों? अब आ जाइए 4 नंबर क्वेश्चन पर। फिनोटाइप शब्द किसने दिया था? दोस्तों, फिनोटाइप शब्द किसने दिया था? जैसे आंसर ऑप्शन है वेटसन, जॉनसन, सीलन, स्वास। देखो, फिनोटाइप जो शब्द दिया था, ये जॉनसन ने दिया था। समझ गए दोस्तों? फिनोटाइप और जीनोटाइप, ये दोनों शब्द जॉनसन ने दिए थे। समझ गए दोस्तों? वेटसन कौन है? ये वेटसन, देखो, वेटसन ने होमोजाइगोट और हेट्रोजाइगोट, ये वेटसन ने सब दिया था। होमोजाइगोट और हेट्रोजाइगोट सब वेटसन ने दिया था, और फिनोटाइप जीनोटाइप ये जॉनसन ने दिया था। समझ गए? तो सीलेंट श्वास कौन थे? देखो, सीलेंट जो श्वास थे ना दोस्तों, इन्होंने सीलेंट श्वास ने क्या दिया था? कोशिकावाद प्रतिपादित किया था। सीलेंट श्वास ने कोशिकावाद प्रतिपादित किया था। और समझ गए दोस्तों? और ये जो वीडन टेंटम है, 1 जीन 1 एंजाइम वीडल टेंटम ने दिया था। समझ गए दोस्तों? आ जाइए दोस्तों, ये 5वें नंबर क्वेश्चन पर। प्रभावता का नियम के क्या बात प्रभाविता का नियम का क्या बात है? मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, प्रभाविता का नियम का क्या बात है। मेरा मेरा विष जलावा एक पौधा था। समझ गए? मेरा विष जलावा 4 क्लॉक का एक पौधा था, गुलाब वंश का। उसमें जो अपूर्ण पुष्प मिले, उसमें पुष्प कैसे मिले? उसमें अपूर्ण पुष्प मिले थे। इस कार्ल लॉरेंस, जर्मनी के वैज्ञानिक थे कार्ल लॉरेंस, इन्होंने इस नियम को अपूर्ण प्रभाविता का नियम दे दिया। समझ गए दोस्तों? इसमें अपूर्ण पुष्प मिले। और मैं आपको बताता हूँ 6 नंबर क्वेश्चन। जब कोई हेट्रोजाइगस पौधा अपने पैतृक से अप्रभावी पौधे से क्रॉस करे तो इसे क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं, या टेस्ट क्रॉस कहते हैं, या क्या कहते हैं दोस्तों? देखो, जब कोई हेट्रोजाइगस पौधा जैसे हेट्रो और अपने अप्रभावी पौधे से क्रॉस कराता है, तो इसे हम दोस्तों कहते हैं टेस्ट क्रॉस कहते हैं। समझ लीजिए दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्र अवरोह नियम का फिनोटाइप अनुपात कितना होता है? समझ गए दोस्तों? ये फिनोटाइप अनुपात पूछा है। फिनोटाइप अनुपात कितना होता है मैं आपको बताता हूँ। 9:5 3:3:1 होता है। समझ गए दोस्तों? ये नंबर क्वेश्चन सही, सी नंबर क्वेश्चन सही। 9:3:3:1 होता है। अगर आपसे पूछ ले जीनो अनुपात कितना होता है, जीनो अनुपात होता है ये बी नंबर 1:2:1:1:4:2:1:2:1:2:1:2। समझ गए? ऐसे याद रखिए, कुछ नहीं, ऐसे याद रखिए 12:12, और ये जो 21:21 बीच में 4 है। समझ गए दोस्तों? ये जीनोटाइप अनुपात है, और ये फिनोटाइप अनुपात है। समझ गए दोस्तों? ये स्वतंत्र अवरोह नियम का है। स्वतंत्र अवरोह नियम का फिनोटाइप 9:3:3:1 है, और जीनोटाइप है 1:2:1:2:1:2:4:2:2:1:2:1:2। समझ गए दोस्तों? और एक नियम है पृथक्करण का नियम। समझ गए? पृथक्करण का नियम का फिनो अनुपात क्या होता है? फिनोटाइप अगर पूछ दे आपसे, पृथक्करण का नियम का फिनोटाइप अनुपात 3:1 होता है। समझ गए दोस्तों? फिनोटाइप पृथक्करण का 3:1 होता है, और जीनोटाइप इसका कितना होता है पृथक्करण का? 1:2:1:2 होता है। समझ गए दोस्तों? 1:2:1 होता है पृथक्करण का नियम का। समझ गए? और आ जाइए ये 8 नंबर क्वेश्चन पर। फ्रांसीसी वैज्ञानिक जेवी लेमार्क का जन्म कब हुआ था?
फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो थे जेवी लेमार्क का जन्म हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1744 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1744 ईस्वी इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ये क्या 1859 क्या है, 1859 में डार्विन का जन्म हुआ था, 1859 में डार्विन का जन्म हुआ था। मैं आपको इसी में बताता हूँ दोस्तों, ओरिजिन और स्पीसीज, डार्विन ने एक पुस्तक लिखी थी ओरिजिन और स्पीसीज। डार्विन का जन्म कब हुआ था? 1859। देखो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में आपको 5-6 क्वेश्चन बताता रहूँगा, बस देखते रहिए, पूरे क्वेश्चन फंस जाएंगे आपको इसी वीडियो में, समझ गए दोस्तों। और ये जो 1834 है दोस्तों, 1834 में क्या हुआ? सी नंबर, 1834 में मॉर्गन को नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों, 1834 को मॉर्गन को नोबेल पुरस्कार मिला था, समझ गए दोस्तों। और ये 1928 को क्या हुआ था? 1928 को ये जो दोस्तों स्टेलर एक वैज्ञानिक थे, समझ गए दोस्तों, जो एक स्टेलर वैज्ञानिक थे, एक पौधा था जो उन्होंने एक्स रश्मियों पर कृत्रिम उत्परिवर्तनवाद किया था, समझ गए तो स्टेलर ने जो प्रकार किया था। अगर आपसे पूछ दे ड्रोसोफिला पर किसने कार्य किया था? ड्रोसोफिला पर मूलर ने कार्य किया था, समझ गए दोस्तों। नेक्स्ट नंबर पर आ जाइए दोस्तों, म्यूटेशन ऑफ थ्योरी ऑफ इल्यूविएशन, उत्परिवर्तनवाद की खोज किसने की थी? ये 4 ऑप्शन है, बताइए दोस्तों। हुगो डिवरीज ने की थी, मैं आपको बताता हूँ, हुगो डिवरीज ने की थी। अगर आ जाए उत्परिवर्तन की खोज किसने की थी? हुगो डिवरीज ने की थी, समझ गए दोस्तों। ए नंबर मॉर्गन क्या है? देखो मॉर्गन जो थे इन्होंने लिंकेज शब्द दिया था 1910 में, लिंकेज शब्द दिया था मॉर्गन ने, समझ गए दोस्तों। और जो मूलर थे, मूलर ये कौन थे? मूलर ने, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बता ही दिया मूलर कौन थे। 1927 को इन्होंने, 1927 ईस्वी को इन्होंने किस पे कार्य किया था? ड्रोसोफिला का कार्य किया था 1927 में मूलर ने, समझ गए दोस्तों। और मैं आपको बताता हूँ, ये जो क्रिक थे, ये कौन थे? इन्होंने 1962 को डीएनए मॉडल प्रस्तुत किया था, वाटसन और क्रिक ने, समझ गए दोस्तों। नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट क्या है? मॉर्गन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था उपरोक्त कार्य के लिए? आपको पता ही, मॉर्गन ने 1910 में लिंकेज शब्द दिया, तो इसी लिंकेज शब्द के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो नोबेल पुरस्कार कब मिला? 34 ईस्वी को इनको नोबेल पुरस्कार मिला। किसको मिला? मॉर्गन को 1934 को नोबेल पुरस्कार मिला, समझ गए दोस्तों। और नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए दोस्तों, ये क्या है? ये लिंकेज शब्द किसने दिया? आपको तो बता ही दिया मैंने, मॉर्गन ने लिंकेज शब्द दिया, समझ गए दोस्तों। और जो स्ट्रासबर्गर थे, स्ट्रासबर्गर कौन है? देखो दोस्तों, स्ट्रासबर्गर थे, इन्होंने गुड़सूद की खोज की थी 1877 में। स्ट्रासबर्गर ने गुड़सूद की खोज की थी। और जो बाल्डेयर हैं, इन्होंने गुड़सूद शब्द दिया था 1888 में, बाल्डेयर ने गुड़सूद शब्द दिया था, समझ गए दोस्तों। याद रखना, कंफ्यूजन मत रहना, समझ गए दोस्तों। अब आ जाइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, क्या है? ये नेक्स्ट नंबर है, पुरकुंजे ने 1938 को कौन सा शब्द दिया? देखो 1938 को इन्होंने प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया, किस, क्या? पुरकुंजे ने, समझ गए दोस्तों। और जो माइटोसिस है, ये माइटोसिस क्या है? माइटोसिस समसूत्री विभाजन, ये किसने शब्द दिया था? ये डब्ल्यू फ्लेविंग ने शब्द दिया था, माइटोसिस डब्ल्यू फ्लेविंग ने शब्द दिया था। और जो सी नंबर गाल्जी काय क्या है? गाल्जी काय की खोज की थी कैमलियो गोल्जी ने की थी, समझ गए दोस्तों। और ये रॉबिन्स ब्राउन, ये डी नंबर क्वेश्चन है, रॉबिन्स ब्राउन। मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि रॉबिन्स ब्राउन कौन? पादप कोशिकाओं में राइबोसोम की खोज की थी रॉबिन्स ब्राउन ने। और जंतु कोशिकाओं में राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलाडे ने 1974 में राइबोसोम की खोज की थी जंतु कोशिकाओं में, समझ गए दोस्तों, याद रखना। नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए दोस्तों, कोशिका विभाजन की खोज किसने की थी? कोशिका विभाजन जो है, इनकी खोज की थी बिरचाउ ने 1855 ईस्वी में कोशिका विभाजन की खोज की थी, समझ गए दोस्तों। किसने की थी? बिरचाउ ने की थी, समझ गए दोस्तों। याद रखना, इसमें ऑप्शन गलत लिखा है, बिरचाउ ने की थी, कोशिका विभाजन खोज की थी बिरचाउ ने की थी, समझ गए दोस्तों। मैं आपको ऐसे बताता हूँ। डब्ल्यू फ्लेविंग कौन है? आपको बताया, डब्ल्यू फ्लेविंग समसूत्री विभाजन खोज की थी डब्ल्यू फ्लेविंग ने, समझ गए दोस्तों। फार्मन मूरे कौन है? फार्मन विभाजन खोज की थी फार्मन मूरे ने, समझ गए दोस्तों। अड़सूत्री विभाजन खोज की थी फार्मन मूरे ने। और अड़सूत्री विभाजन शब्द किसने दिया था? स्ट्रासबर्गर ने दिया था। मैंने आपको सारे डाउट क्लियर कर दिए, समझ गए दोस्तों। सी नंबर है पैलाडे, पैलाडे तो पता ही, राइबोसोम की खोज की थी पैलाडे ने। नीरनबर्न कौन है? देखो जेनेटिक्स की खोज, जेनेटिक कोड की खोज की थी नीरनबर्न, और हरबिन खुराना ने जेनेटिक कोड की खोज की थी, समझ गए दोस्तों। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्या है? एक मात्र कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक मात्र कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, किसमें होता है? समसूत्री विभाजन में होता है, आपको तो पता ही होगा। अर्धसूत्री विभाजन क्या है? अर्धसूत्री विभाजन में एक मात्र कोशिका से आधी रह जाती, एक मात्र कोशिका से आधी कोशिकाओं का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन में, समझ गए दोस्तों। अब नेक्स्ट पे आ जाइए, किसमें गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं? कौन सी अवस्था जो है जिसमें गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं? देखो दोस्तों, जो एक मेटाफेज अवस्था होती है उसमें
उसमें गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। समझ गए दोस्तों। और कोशिका विभाजन कुल कितनी विभाजन की कुल 4 अवस्थाएं होती हैं। समझ गए दोस्तों। देखो ये समसूत्री विभाजन है। देखो दोस्तों ध्यान समझना नहीं, ठीक है, जल्दी जल्दी मैं बताते जा रहा हूँ। रिवाइज क्लास है। समसूत्री विभाजन की खोज किसने की? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने की थी। समझ गए दोस्तों। और शब्द किसने? माइटोसिस शब्द दिया था। समसूत्री विभाजन जो है सबसे बड़ी अवस्था होती है। समसूत्री विभाजन सबसे बड़ी अवस्था होती है। इसको पढ़ने के लिए हम लोग इसको 4 भागों में बांटते हैं। इसको पढ़ने के लिए हम लोग इसको 4 भागों में बांटते हैं। एक प्रोफेज, एक मेटाफेज, एक एनाफेज और एक टीलियोफेज। समझ गए दोस्तों। आप ध्यान समझना, जो प्रोफेज अवस्था होती है ये सबसे बड़ी अवस्था होती है। प्रोफेज जो है कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था होती है। समझ गए दोस्तों। इसमें केंद्रक कला समाप्त हो जाते हैं। समझ गए दोस्तों। और जो मेटाफेज अवस्था है इसमें गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, मेटाफेज में गुणसूत्र बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं। समझ गए दोस्तों। जो एनाफेज अवस्था होती है, जो एनाफेज अवस्था है ये कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है। ये विभाजन सबसे जल्दी खत्म हो जाता है। एनाफेज कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है। समझ गए दोस्तों। और इसमें जो गुणसूत्र होता है एनाफेज में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाता है। समझ गए दोस्तों। और जो टीलोफेज अवस्था होती है सबसे लास्ट नंबर चौथे, इस अवस्था में केंद्र कला का निर्माण होता है। समझ गए दोस्तों। इस अवस्था में केंद्र कला का निर्माण होता है। होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। देखो दोस्तों यही क्लास में समसूत्री विभाजन की पूरी 1 घंटा ले लेता, आधा घंटा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फिर नहीं हो पाएंगे। इसीलिए जल्दी जल्दी आपको बताते जा रहा हूँ, क्योंकि आपने पूरे साल पढ़ाई की होगी है ना, तो मैं सिर्फ रिवाइज करते जा रहा हूँ कि आपके एकदम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर आए। और क्वेश्चन कोशिका विभाजन की पहली अवस्था है, मैंने आपको बताई दिया। कोशिका विभाजन की कौन पहली अवस्था है? ये प्रोफेज है। कोशिका विभाजन की पहली अवस्था प्रोफेज है। अब आ जाइए नेक्स्ट पे, कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था कौन है? देखो कोशिका, इसमें कंफ्यूजन रहता है। कोशिका विभाजन आए तो है प्रोफेज, अगर कोशिका चक्र आए, कोशिका चक्र है जीवन। समझ गए। कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था कौन है? जीवन है दोस्तों। अब इसको भी ध्यान से समझें, डाउट क्लियर कर दें। हाँ, मैं आपका समझ गया दोस्तों, बस ध्यान समझना। देखो जो ये जीवन है इसमें क्या होता है? इसमें जो है आरएनए प्रोटीन का निर्माण होता है जीवन में। और एस अवस्था जो है डीएनए स्टॉप प्रोटीन का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम में आ जाए कि एस में क्या होता है? डीएनए स्टॉप प्रोटीन का निर्माण होता है। समझ गए दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? देखो जो क्रॉसिंग ओवर अवस्था है ये पेचिटिन अवस्था में होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? ये पेचिटिन अवस्था में होता है। देखो दोस्तों मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ, कुछ डिटेल में डाउट करता हूँ क्लियर आपका। देखो जैसे जो मैंने आपको वो आप लोगों ने पढ़ा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जो वो था वो समसूत्री विभाजन के पार्ट थे। और जो पेचिटिन, जो लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पेचिटिन, डिप्लोटिन है, ये किसके पार्ट है? ये प्रोफेज फर्स्ट के हैं पार्ट। प्रोफेज फर्स्ट सबसे बड़ी अवस्था होती है। कौन? प्रोफेज फर्स्ट सबसे बड़ी अवस्था होती है। तो प्रोफेज फर्स्ट को पढ़ने के लिए हम लोग इनको 5 भागों में बांटते हैं। कौन कौन? लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेचिटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। समझ गए दोस्तों। अब जो लेप्टोटिन होता है इसमें क्या होता है दोस्तों? लेप्टोटिन क्या होता है? लेप्टोटिन में गुणसूत्र उलझे होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि कौन से अवस्था में गुणसूत्र उलझे होते हैं? लेप्टोटिन अवस्था जो है इसमें गुणसूत्र उलझे होते हैं। और जाइगोटिन क्या है? इसमें समजात गुणसूत्र जोड़ा बनाते हैं। जैसे कि हम लोगों में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो हम लोगों ने जो 46 गुणसूत्र होते हैं ऐसे थोड़ा नहीं, ऐसे होते हैं, वो जोड़ा बनाकर रहते हैं ना, 23 जोड़ा होता है। समझ गए दोस्तों। ये किस में होता है? ये जाइगोटिन अवस्था में होता है। अब पेचिटिन में क्या होता है? मैंने आपको बताया पेचिटिन क्रॉसिंग ओवर होता है। और डिप्लोटिन में क्या होता है? क्याज मेटा दिखाई देने लगते हैं, क्याज मेटा दिखाई देने लगते हैं। और डाइकाइनेसिस में क्या होता है? केंद्र कला समाप्त होने लगती है, केंद्र कला समाप्त हो जाती है। आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। समझ गए दोस्तों। अब जाइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। किन अवस्था में केंद्र कला का केंद्र लुप्त हो जाती है? मैंने आपको बता ही दिया किस में हो जाती है? डाइकाइनेसिस में केंद्र कला लुप्त हो जाती है। अब आ जाइए 24 नंबर क्वेश्चन पर। टीलोमेयर शब्द किसने दिया था? जो टीलोमेयर जो शब्द है ये दिया था, किसने दिया था? ये मूलर ने दिया था। टीलोमेयर शब्द किसने दिया था? ये मूलर ने दिया था टीलोमेयर शब्द। समझ गए। और बाल बयानी, ये क्या होना फर्स्ट नंबर? बाल बयानी जो है, ये बाल बयानी जो दोस्तों थे इन्होंने पॉलीटीन गुणसूत्र शब्द दिया था। समझ गए दोस्तों। बाल बयानी जो थे इन्होंने पॉलीटीन गुणसूत्र जो थे इन्होंने बाल बयानी ने देखा था। समझ गए दोस्तों। और नेक्स्ट पे आ जाए, लेम्ब्रस गुणसूत्र का पता किसने लगाया था? देखो लेम्ब्रस जो गुणसूत्र है ये भीमका गुणसूत्र का पता ये स्कार्ट ने लगाया था, स्कार्ट ने लगाया था। ये पॉलीटीन गुणसूत्र से लंबे होते हैं, लेम्ब्रस गुणसूत्र ये पॉलीटीन गुणसूत्र से भी लंबे होते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट नंबर पर। ये आरएनए में कितना होता है? आरएनए में कितना परसेंट पाया जाता है? समझ गए दोस्तों। आरएनए जो होता है इसमें कितना परसेंट पाया जाता है? जल इसमें पाया जाता है संपूर्ण आरएनए का 80% पाया जाता है। सबसे ज़्यादा इसी में पाया जाता है आरएनए। ये राइबोसोमल आरएनए इसे कहते हैं। समझ गए दोस्तों। ये एमआरएनए क्या है? सूचना वाहक आरएनए इसे कहते हैं। ये सूचना पहुँचाता है। समझ गए दोस्तों। एमआरएनए इसमें 5 से 10% तक पाया जाता है। समझ गए दोस्तों। 5 से 10% तक पाया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके। समझ गए दोस्तों। 5 से 10% एमआरएनए में पाया जाता है। और
नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट है कम्प्लीमेंट्री फैक्टर। कम्प्लीमेंट्री फैक्टर का अनुपात कितना होता है? देखो दोस्तों, कम्प्लीमेंट्री जो फैक्टर है इसका अनुपात होता है 9:7 होता है। समझ गए दोस्तों, कम्प्लीमेंट्री फैक्टर का अनुपात 9:7 होता है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बहुविकल्पी में कि कम्प्लीमेंट्री फैक्टर का अनुपात 9:7 होता है, और जो सप्लीमेंट्री फैक्टर है इसका अनुपात कितना होता है? इसका अनुपात होता है 9:3:4 होता है। ऐसे याद रखना, सप्लीमेंट्री का 9:3:4 होता है। और जो एपिसेटिस है इसका अनुपात कितना होता है? एपिसेटिस फैक्टर का अनुपात होता है 12:3:1 होता है। समझ गए दोस्तों, देखो इसका जो 15:1 होता है, 15:1 किसका होता है? डुप्लीकेट फैक्टर का 15:1 होता है। समझ गए दोस्तों। और जो पॉलीमेर का अनुपात कितना होता है? पॉलीमेर का अनुपात होता है ये 9:6:1 होता है। पॉलीमेर का अनुपात होता है 9:6:1 होता है। और जो ये क्या है? लेथाइल जीन का अनुपात कितना होता है? लेथाइल जीन का अनुपात होता है 2:1 होता है। 9:3:3:1 होता है। 9:3:3:1 होता है। ये किसका होता है? ये रिप्राइल इंटरजेक्शन का होता है। 9:3:3:1 किसका होता है? रिस्पायरल इंटरजेक्शन का होता है। समझ गए दोस्तों। नेक्स्ट नंबर पर आ जाइए दोस्तों, जीन गुणसूत्र रेखीय क्रम में विस्तृत होते हैं। ये किसने कहा था? जीन जो गुणसूत्र हैं ये रेखीय क्रम में विस्तृत होते हैं। ये कहा था मॉर्गन ने 1911 ईस्वी में कहा था जीन गुणसूत्र रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इसका बी आंसर सही है। और वेटसन कौन है? वेटसन मैंने आपको बताया हेट्रोजाइगस सब दिया था। हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस उन्होंने सब दिया था। और मॉर्गन कौन है? ये आपको पता है, मॉर्गन ने लिंकेज शब्द दिया था। किसने दिया था? मॉर्गन ने दिया था लिंकेज शब्द। नेक्स्ट पर आ जाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? देखो दोस्तों, जो डाउन सिंड्रोम होता है ना, जो डाउन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है? इसमें गुणसूत्र बढ़ जाता है। इसमें 21 गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी का मतलब गुणसूत्र बढ़ जाता है। देखो जैसे हम लोगों में 46 गुणसूत्र होते हैं, और 46 गुणसूत्र में अगर बढ़ जाए, गुणसूत्र एक भी बढ़ जाए तो बीमारी हो जाती है। समझ गए? ऐसे ही एक इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं डाउन सिंड्रोम में, तो 21 गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है, तो 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। समझ गए दोस्तों? कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। समझ गए दोस्तों? किसमें? और ट्राइसोमी किसकी हो जाती है? 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है। अब आ जाइए नेक्स्ट पर। एडवर्ड सिंड्रोम क्या है? एडवर्ड सिंड्रोम जो है इसमें भी गुणसूत्र बढ़ जाता है। इसमें भी 47 गुणसूत्र हो जाती है, लेकिन इसमें 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है। समझ गए दोस्तों? क्या होगा इसका आंसर? 18 होगा। समझ गए दोस्तों? 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? ये 13-15 क्या है? देखो 13-15 जो ये पटाऊ सिंड्रोम होता है, 13-15 गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है। इसमें भी 47 गुणसूत्र हो जाता है। इसमें भी गुणसूत्र बढ़ जाता है। 47 पटाऊ सिंड्रोम में 13-15 गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है। इसमें भी गुणसूत्र बढ़ जाता है। समझ गए दोस्तों? और जो दोस्तों 18 नंबर गुणसूत्र होता है, ये मैंने बता दिया है, एडवर्ड सिंड्रोम होता है। समझ गए दोस्तों? अब नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट क्या है? मैकलिंटन को कब पुरस्कार मिला था? मैकलिंटन जो एक वैज्ञानिक थे, इनको पुरस्कार कब मिला था? पुरस्कार दोस्तों मिला था 1883 ईस्वी को इनको पुरस्कार मिला था। समझ गए दोस्तों? और जो 1962 है, 1962 में किसको पुरस्कार मिला था? कमेंट में लिखिए। 1962 को बर्टसन और क्रिक को पुरस्कार मिला था। 1962 को। 1834 क्या है? 1934 आपको पता ही है। 1934 को मॉर्गन को पुरस्कार मिला था। और 1959 क्या है? 1959 में क्या है दोस्तों? 1959 को आर्थन कर्न वर्ग को पुरस्कार मिला था। डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण किया था इन्होंने। समझ गए दोस्तों? आर्थन कर्न वर्ग ने 1959 को इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन क्या है? कोशिका भित्ति बनी होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। समझ गए दोस्तों? देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट नंबर है स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण किसमें होता है? मैंने आपको बता दिया। आपको पता है, कमेंट्स में जरूर लिखे। स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण किसमें होता है? मेटाफेज अवस्था में स्प्लेंडर फाइबर निर्माण होता है। मैंने बता ही दिया। एनाफेज क्या है? सबसे छोटी अवस्था एनाफेज होती है। अब नेक्स्ट क्या है? गुणसूत्र उलझे हुए होते हैं। किसमें गुणसूत्र उलझे होते हैं? लेप्टोटीन में गुणसूत्र उलझे हुए होते हैं। समझ गए दोस्तों? में क्या होता है? जाइगोटी में गुणसूत्र जो है जोड़ा बनाकर रहता है। जाइगोटी में पेचिटी में क्रॉसिंग ओवर होता है। समझ गए? तो डाइकाइनेसिस में केंद्र कला समाप्त होने हो जाती है। आपको तो याद होगा। अब क्या है? एक या कुछ गुणसूत्र का घटना। देखो जब में आएगा, क्वेश्चन में आएगा कि ऐसे कौन से किस अवस्था में एक या एक गुणसूत्र का घटना बढ़ना होता है? एनोप्लाइडी में एक या गुणसूत्र घटना बढ़ना होता है। समझ गए? तो हाइपोप्लाइडी में क्या होता है? हाइपोप्लाइडी में गुणसूत्र घटता है। हाइपोप्लाइडी में गुणसूत्रों का घटना हाइपोप्लाइडी में होता है। हाइपरप्लाइडी में गुणसूत्र बढ़ता है। हाइपरप्लाइडी में गुणसूत्र बढ़ता है। ऑप्शन आपको मिल रहे होंगे। हाइपरप्लाइडी में क्या होता है? गुणसूत्र। हाइपरप्लाइडी में गुणसूत्र बढ़ता है। समझ गए दोस्तों? अब क्या है 39 नंबर? एक गुणसूत्र का घटना। देखो जब एक गुणसूत्र घटता है तो मोनोजोमिक, एक गुणसूत्र जब घटता है तो मोनोजोमिक कहते हैं। समझ गए दोस्तों? और जब दो गुणसूत्र घटते हैं तो डबल मोनोजोमिक कहते हैं। समझ गए दोस्तों? और एक ऑप्शन ये क्या है? मोनोप्लाइडी। मोनोप्लाइडी क्या होता है दोस्तों? मोनोप्लाइडी एक जीनोम का सेट, एक जीनोम का सेट जब घट जाता है।
समझ गए दोस्तों, एक जीनोम का जब सेट जब घटेगा या बढ़ेगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मोनोप्लाइडी कहते हैं। समझ गए दोस्तों, जीनोम का एक सेट घटेगा, जीनोम का एक सेट किसमें घटता है, मोनोप्लाइडी में जीनोम का एक सेट घटता है। डुप्लाइडी में क्या होता है, डुप्लाइडी में जीनोम के दो सेट घटते हैं। समझ गए दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो लगी होगी। अगर आपने दोस्तों ये वीडियो देखी होगी तो आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिले होंगे। समझ गए दोस्तों, अगर देखो देखो दोस्तों, जेनेटिक्स का जब पेपर हो जाए तो कमेंट में जरूर लिखिए, कोई भी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस समस्या को जरूर समाधान करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें कि उनको भी फायदा हो जाए। समझ गए, मैंने इसीलिए वीडियो बनाई है, जल्दी वीडियो बनाई है कि परसों पेपर है, क्यों ना जल्दी वीडियो बनाएं और आपको वीडियो दे जाएँ, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिए जाएँ। मैंने इसीलिए ऐसे क्वेश्चन बनाए के दिए हैं आपको कि बहुत मेन क्वेश्चन आपको बना के दिए। एक क्वेश्चन मैंने आपको 5-5 6-6 क्वेश्चन बताए हैं। समझ गए दोस्तों, ऐसे ही है, हर एक सब्जेक्ट के वीडियो बनाकर दूंगा मैं आपको। तो खाते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।